Hello everybody, welcome to my channel How to Solve Physics। आज क्रैश कोर्स की इस सीरीज के अंदर हम थर्ड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं मोशन इन ए प्लेन। हिंदी में कहते हैं समतल में गति। तो सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंस रखता है कि हम वो टॉपिक्स जान लें जिनमें क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं, क्योंकि क्रैश कोर्स की सीरीज है, रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। तो एक तो है वेक्टर, समतल में गति या मोशन इन ए प्लेन में। दूसरा इटसेल्फ वेक्टर रिलेटेड ही टू डायमेंशनल कुछ प्रॉब्लम्स बनती हैं जिसको मोशन इन ए प्लेन ही कहते हैं। थर्ड है प्रोजेक्टाइल एंड फोर्थ है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस टेबल को ध्यान से देखिए और गौर कीजिए, प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम क्वेश्चंस बने हुए हैं, यानी कि आपको हर लेक्चर में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कि किस यूनिट में कौन सा टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो हमें मोर एम्फेसिस देना है, ज़्यादा ध्यान देना है कौन से टॉपिक पर? प्रोजेक्टाइल मोशन पर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। स्क्रीन पर देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल सबके सामने है, इंग्लिश वालों के लिए भी और हिंदी वालों के लिए भी है। तो अच्छे से पढ़ लीजिए। क्या कह रहा है कि दो फोर्सेस आपके पास है, 15 न्यूटन 3 न्यूटन, किसी पार्टिकल पे एक्ट कर रहे हैं। इनके रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं भाई, कि हमारा जो रिजल्टेंट था आर, वो था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या था आगे सोचो, 2ab देन cos थीटा। हमेशा cos थीटा का फैक्टर आता है, बस प्लस में प्लस और माइनस में माइनस आ जाता है यहाँ पे इस जगह पे, राइट। अब चाहे साइन थीटा हो चाहे cos थीटा हो, क्या साइन थीटा हो चाहे cos थीटा हो, उनकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है कितनी होती है? +1। और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है भाई? -1। इज इट राइट? तो अगर यहाँ मैं मैक्सिमम की बात करता हूँ, मैक्सिमम की, तो मुझे यहाँ +1 रखना है और यहाँ मैंने +1 रख दिया, तो क्या ये आ जाएगा? क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो a प्लस बी आ जाएगा। इसी तरीके से मिनिमम वैल्यू यदि मैंने -1 रखी यहाँ पे, तो क्या बनेगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप चाहें तो सॉल्व करके देखिए इसे वैल्यू रखकर, और मिनिमम वैल्यू क्या आएगी दो वेक्टर्स की, a माइनस बी। यस और नो? तो हमारे पास एक रेंज आ गई। आपने क्वेश्चन को गौर से देखा, इस क्वेश्चन में कहीं भी हमें एंगल नहीं दे रखा है थीटा, बस ये पूछा है मे हैव द वैल्यू, क्या हो सकता है, हिंदी में देखिए क्या हो सकता है वैल्यू उसका, ये पूछा गया आपसे। तो विच एवर द पॉसिबल वैल्यूज वो हमको फाइंड करना है। तो अभी हमको एक आइडिया आ गया यहाँ पर, ध्यान देने वाली बात है कि हमारे पास जो रिजल्टेंट होगा भाई वो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच ही तो होने वाला है। इज इट? मिनिमम और मैक्सिमम के बीच ही तो होने वाला है। हाँ यस, इक्वल भी हो सकता है, न तो मिनिमम से कम होगा न मैक्सिमम से ज़्यादा होगा। तो देख लें जरा, a प्लस बी का मतलब क्या होगा? एक तो 15 है हमारे पास और दूसरा कितना है भाई? 3। एक है 15, दूसरा कितना है? 3। तो 15 प्लस 3 कितना हो गया? 18। और ये कितना हो गया? 12। तो क्या है यहाँ प्लेस करते हैं हम? दिस इज 12, इट इज 18। तो हमारा क्वेश्चन था कि आर की वैल्यू या रिजल्टेंट की वैल्यू क्या हो सकती है। तो आर की वैल्यू 12 से 18 के बीच में होगी, ना तो 12 से कम होगा ना 18 से ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन में जैसे 5 आ रहा है तो वो नहीं होगा, 19 हो रहा है तो वो नहीं होगा, लेकिन 16 हो रहा है तो दैट मे हैव, वो हो सकता है। ये सब फाइन। अब स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आपके लिए है। इस क्रैश कोर्स के सिलेक्शन टिप्स एंड ट्रिक्स की सीरीज में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। आप एक क्वेश्चन देख लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आप चाहें तो अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका
और चाहें तो बाद में रिवाइंड कीजिएगा इसको और इसको सॉल्व कीजिएगा। इफ़ यू आर हैविंग डाउट, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स में मुझे क्वेश्चन दे दीजिएगा, उसका सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कर देंगे। फाइन, एग्री? चलिए अब वेक्टर का नेक्स्ट टॉपिक लेके चलते हैं। कुछ नहीं छोड़ेंगे हम, चाहे क्रैश कोर्स से यहाँ पर पूरा रिवाइज करवाएंगे और सारी चीज़ों को ध्यान से आप लेके चलिए। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स, क्या कहते हैं हिंदी में? सदिशों के समकोणीय घटक, राइट। स्क्रीन पर देखिए दो वेक्टर्स आपको, वेक्टर कंपोनेंट बेसिकली यहाँ पर नजर आएंगे। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस आपका है, और जिस वेक्टर की हम बात कर रहे हैं वो ये वेक्टर है, ए वेक्टर। मान लीजिए एक्स एक्सिस के साथ में कुछ एंगल फॉर्म कर रहा है थीटा, तो इसका एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है, एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है उसको एक्स वेक्टर कहते हैं। वेक्टर का कंपोनेंट वेक्टर ही होगा, स्केलर का स्केलर ही होगा। तो ए से वेक्टर उसका कंपोनेंट चाहे कोई सा भी, कंपोनेंट मींस पार्ट, भाग, वो वेक्टर ही होगा, राइट। ओके, और इसी तरीके से वाई कंपोनेंट की बात करेंगे तो उसको ए वाई वेक्टर हमने कह दिया यहाँ पर, ऑलराइट। तो देखिए कंपोनेंट यानी ए वेक्टर का कंपोनेंट की मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो दो कंपोनेंट्स में बांट लिया मैंने, एक्स एंड वाई, ठीक है क्या? ओके, अब एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है, एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है क्या होता है? इसके अलोंग क्या बोलते हैं उसको? आई कैप। और इसी तरीके से वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है इसको क्या कहते हैं भाई? जे कैप, राइट। तो जो भी कोई वेक्टर होता है उसमें दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो क्या मैं इस ए एक्स को ऐसा लिख सकता हूँ? ए एक्स तो मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन कौन सी इसकी? आई कैप। तो ए एक्स वैक्टर को क्या बोलेंगे अपन? ए एक्स आई कैप। इसी तरीके से ए वाई को क्या बोल देंगे? ए वाई जे कैप। तो वेक्टर में हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इज इट लाइक दिस, वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई जे। क्लियर है? मैग्नीट्यूड ध्यान रखिएगा, इसका रूट में ले लेंगे। क्यों ले लेंगे? ऐसे याद रखो 90 डिग्री पर है दोनों कंपोनेंट ए एक्स एंड ए वाई। हाँ, राइट। और ये तो कि हमने दो ही कंपोनेंट लिए हैं, केवल टू कंपोनेंट लिए एक्स एंड वाई। लेकिन आपको पता है कि एक और रेक्टेंगुलर डायरेक्शन होती है, समकोणीय डायरेक्शन होती है जेड एक्सिस के लॉन्ग। अगर इन केस अपने से बात होती है थ्री डायमेंशनल कंपोनेंट की, तो गौर से देखिए इस टेबल को मैंने समराइज किया। तो उस केस में इस वेक्टर को हम तीसरे कंपोनेंट ए जेड में भी रिप्रेजेंट करेंगे, और जेड एक्सिस के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है क्या होता है? वो के कैप। क्या होता है भाई? के कैप। तो ये और आ जाएगा, तो बस इसी के अंदर बढ़ा देंगे अपन टू डायमेंशन वाले में, इसी में ऐड कर दिया है ए जेड के कैप, और स्क्वायर रूट में ए जेड स्क्वायर हो जाएगा। इज इट फाइन? तो चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें। स्क्रीन पर क्वेश्चन है आपके सामने, और गो थ्रू हो जाइए क्वेश्चन से। इंग्लिश में दिख रहा है, इफ ए यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय देन वैल्यू ऑफ सी। यदि इकाई सदिश, ध्यान दीजिएगा, यदि इकाई सदिश 0.5 आई कैप माइनस 0.8 जे कैप प्लस सी के कैप को यूनिट वेक्टर, तो सबसे पहले तो यूनिट वेक्टर होता है क्या? यूनिट वेक्टर एकांक सदिश, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण हिंदी में कितना हो? 1, उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। अभी अभी हमने बताया कि थ्री डायमेंशनल होगा। मैं एक बार बता देता हूं दोबारा से, तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं अपन? टेबल में दिखा देते हैं, चलिए। दिखाई दे रहा आपको? ये
ये है ना ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, तो ए की वैल्यू को 1 रख देंगे, बाकी ए एक्स ए वाई ए जेड हमको क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स कितना है 0.5, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस ए वाई कितना है भाई -0.8, मैग्नीट्यूड है आप 0.8 भी ले सकते हैं, दैट्स नॉट एन इश्यू। ए जेड सी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1, क्यों यूनिट वेक्टर है इसलिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0.5 का स्क्वायर कितना हो गया 0.25, 0.8 का कितना हो जाएगा 0.64, ये सी स्क्वायर, दोनों और स्क्वायर कर दें तो 1 का स्क्वायर तो 1 आने वाला है। ये कितना हो गया 0.89 हो गया, चेक करते चलो, प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1, सी स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस 0.89 कितना आएगा 0.11, राइट। तो सी की वैल्यू चाहिए थी क्वेश्चन में हमें, तो आंसर क्या होगा भाई, स्क्वायर रूट ले ले 0.11, इट विल बी योर आंसर, इज इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इंग्लिश में भी हिंदी में भी पढ़ लीजिए, इंग्लिश वाले इंग्लिश में और हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लीजिए। क्या है, विच वेक्टर मस्ट हैव to be added to the sum of the two vectors। दो वेक्टर हमारे पास हैं 2i माइनस 3j प्लस 3k, 3i माइनस 2j माइनस 2k। इसमें कौन से वेक्टर को ऐड करें, आई डोंट नो, चलो ए वेक्टर बोल देते हैं भाई, ए वेक्टर बोल दिया। इसमें मुझे दो वेक्टर्स को ऐड करना है जो गिवन वेक्टर है। हमेशा होता क्या है, देखिए कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर सपना कैसे आएगा, ऐसे ही चलेंगे। अरे भाई क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में कि चलना कैसे है, ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन ही तो बता रहा है क्या करना है, विच वेक्टर मस्ट बी एडेड, कौन से वेक्टर को ऐड करें, मान लो ए को करना है, दोनों कौन कौन से वेक्टर में करना है 2i माइनस जे प्लस 3k और ए। तो चलो बढ़ देते हैं इसमें, यहाँ क्या है 2i माइनस जे प्लस 3k, समझ में आ रही बात, 3i माइनस 2j माइनस 2k। आना क्या चाहिए, हमारा जो रिजल्टेंट है इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। तो भाई लोग याद करके बताओ मुझे कि जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है क्या, के कैप नहीं होता है, ये सब होता है, राइट। तो अब अपने को क्या करना है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है और क्या करना है? तो पहले थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। प्लस यहाँ 2i है, यहाँ 3i, तो कितना 5i हो गया, यहाँ माइनस j है माइनस 2j, तो कितना हो गया माइनस 3j प्लस 3 माइनस 2k, तो एक प्लस का k रह गया, इज इट, और ये k है, अभी k से k कैंसिल हो जाने वाला है भाई, आप चाहे तो इसको यही करें कैंसिल कर दें, है ना। और आपको चाहिए था इस वेक्टर की वैल्यू, अब आप दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ध्यान रहे, तो 5i और ये माइनस वाला इस तरफ जाएगा तो कितना हो गया 3j, और ये आपका आंसर आ गया, इज इट, समझ में आई बात। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, स्क्रीन पर देख लीजिए, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी, चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए या बाद में आप रिमाइंड करके इसको सॉल्व कीजिएगा, बट इट इज़ ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट। साथ में देखिए आंसर भी दे रखा है इसमें। वेक्टर का नेक्स्ट पार्ट लेके चलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, सदिशों का गुणनफल। अब
स्क्रीन पर देखिए आप लोग, एक 3 डायमेंशनल व्यू मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है आपके लिए। दो वेक्टर्स मेरे पास हैं ए और बी, और इस प्लेन के अंदर है एक हॉरिजॉन्टल प्लेन। दोनों के बीच का एंगल है सपोज द थीटा। प्रोडक्ट दो तरीके के होते हैं, एक तो स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा है वेक्टर प्रोडक्ट। कौन कौन से? एक तो स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट। हिंदी में कहते हैं आदिश और सदिश। जैसे मैंने बताया था थोड़ा सा वैसे तो सभी चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जिस पे फॉर्म होते हैं वो हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से कहते हैं ऐसा कि वो इंपॉर्टेंस ज़्यादा रखता है। इट इज़ फ्रॉम माई एक्सपीरियंस कि स्केलर प्रोडक्ट पर ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं, फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो दो वेक्टर यदि ए और बी आपके पास हैं, तो ए डॉट बी की यदि बात करते हैं तो ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। कॉस थीटा का फैक्टर आने वाला है, ध्यान रखें। और वेक्टर प्रोडक्ट अगर हमारे पास है, ए क्रॉस बी की बात करते हैं तो ए बी साइन थीटा, और साथ में चूंकि वेक्टर प्रोडक्ट है, ये सदिश है, तो एक यूनिट वेक्टर और आता है एन कैप। एन कैप क्यों कहते हैं इसको? एन कैप क्यों कहते हैं भाई? एन फॉर नॉर्मल। यह जो एन है ये बना है एक वर्ड नॉर्मल से। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, लंबवत। आपने डायग्राम के अंदर देखा कि ये जो भी प्लेन के अंदर वेक्टर आपके हैं ए और बी, यहाँ ए और बी जो वेक्टर्स नजर आ रहे हैं आपको, ये वाले और ये जिस भी प्लेन में है, इस प्लेन में, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा ये आपका, ये जो वेक्टर है क्या नॉर्मल नहीं है? परपेंडिकुलर नहीं है? हाँ भाई नॉर्मल है, देखिए इसके 90 डिग्री पर। तो चलिए इसको ध्यान रखना है आपने। अब दूसरी बात होती है कंपोनेंट्स में। कई बार क्या होता है, जैसे अभी अपन ने देखा था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में एक्स वाई एंड जेड कंपोनेंट्स, तो यदि वो कंपोनेंट्स में और बी वेक्टर दे रखे हैं आपको, तो आप याद रखिए इसको कि ए डॉट बी एक्स एक्स कंपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन, वाई वाई कंपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन, और जेड जेड कंपोनेंट्स का मल्टीप्लिकेशन। लाइकवाइज क्रॉस प्रोडक्ट में यदि हम लोग बात करते हैं तो ए क्रॉस बी, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप, एंड लाइकवाइज जे कंपोनेंट एंड के कंपोनेंट। आप इसको याद कर लीजिए कैसे लिखा हुआ है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं और कैसे इसको सॉल्व करने का। स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है आपके पास में, अंडर ए फोर्स, एक फोर्स दे रखा है 10i minus 3j प्लस दिस इज आल्सो द k, एक्चुअली करेक्शन कर लेते हैं, दिस इज k बेसिकली, k कैप 10i minus 3j plus 6k कैप न्यूटन एक पार्टिकल पैक कर रहा है। उस फोर्स की वजह से पार्टिकल R1, पार्टिकल आपका R1 यहाँ मतलब है R1 का पोजीशन वेक्टर से, R1 वेक्टर दे रखे से R2 वेक्टर पर डिस्प्लेस हो जाता है, तो वर्क डन चाहिए, कार्य चाहिए हमको। R1 R2 दोनों वेक्टर्स हमको दे रखे हैं, पढ़ लिया सभी लोगों ने। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन को। सारे बच्चे याद करें वर्क का रिलेशन। वर्क क्या होता है? W इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट यानी आदेश गुणनफल F डॉट D, इज इट? व्हाट इज D हियर? क्या ये D यहाँ पर? डिस्प्लेसमेंट। क्या है भाई? डिस्प्लेसमेंट। हिंदी में क्या होता है? विस्थापन। और हमने पिछले लेक्चर के अंदर ही बताया है L2 में, काइनेमेटिक्स में, वन डायमेंशन मोशन में, कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है
d for displacement is a vector quantity. It is change in position vector r2 minus r1, final vector minus initial vector r2। r2 हमारे पास कितना भाई 10i, एक बार लिख देते हैं 2j प्लस 7k। r1 कितना है 6i प्लस 5 कितना 5, थोड़ा स्पेस क्रिएट कर लो, j और प्लस का 7k। चेक कर लीजिए, थोड़ा भी फिर मिस्टेक हुई तो प्रॉब्लम हो जाने वाली है कि वाकई यही है कुछ और है। 10i माइनस 2j प्लस 7k। और r1 क्या था, r1 की वैल्यू चाहिए बेसिकली हमें, तो r1 है 6i प्लस 5j माइनस का 3k है, तो ये इसको रब करना होगा हमें, ये चेक कर लेना चाहिए हमें, है ना। तो ये है 5j माइनस का 3k, इज इट? अभी ठीक है, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 माइनस 6 कितना हो गया 4i, ये माइनस 2j प्लस और ये माइनस हो जाएगा, माइनस और माइनस कितना हो गया 7 हो गया, क्या प्लस हो जाएगा ना 7, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाना है, तो कितना आ गया 10। चेक करिए कैसे किया हमने, 10 माइनस 6 4 हो गया, माइनस 2 और ये माइनस हो गया दोनों 7 हो गया, प्लस 7 और माइनस माइनस प्लस 8 हो गया, तो हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट आ गया है, मीटर में चल रहा है, राइट। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट आ गया हमारे पास, फोर्स की वैल्यू हमारे पास है ही भाई, तो वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं अपन। वर्क के लिए हमने क्या बताया था यहाँ पे कि आपको डॉट प्रोडक्ट लेना है, एफ क्या है 10i माइनस 3j प्लस 6k न्यूटन में है, डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपने फाइंड कर लिया 4i माइनस 7j प्लस का 10k, इज इट। और हमने क्या बताया था अभी कैसे करना है डॉट प्रोडक्ट, मैं दोबारा याद दिलाऊं, इसको याद रखना है आपको कि एक्स एक्स कंपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देख लीजिए आप सब, इंपॉर्टेंस रखता है इसलिए मैं दोबारा से हाईलाइट कर रहा हूँ इस बात को। ए डॉट बी के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक्स एक्स कंपोनेंट, हाँ वाई वाई कंपोनेंट, जेड जेड कंपोनेंट, है ना, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे और ऐड कर देंगे, राइट। एवरीबॉडी रेडी, फाइन। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फाइनली। ये 10 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस का साइन लगाएंगे, जे का कोफिशिएंट कितना है मतलब वाई कंपोनेंट -3 फोर्स में, और इसमें कितना है -7 प्लस का साइन लगाइए, 6 जेड कंपोनेंट फोर्स का, और डिस्प्लेसमेंट का कितना है 10। अब इसको सॉल्व कर लें फाइनली, ये कितना हो गया 40 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 21, और ये कितना आ गया है 60, तो कितना आ गया अल्टीमेटली, ऐड कर लो, सिंपल है 121 होगा आई थिंक, एक 40 60 100 हो गया। और वर्क की यूनिट सोच के बताओ क्या होती है, लेक्चर फर्स्ट में हमने यूनिट एंड डायमेंशन में बात की थी, रिवाइज कीजिए उससे जो, इज इट। अब कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हैं, स्क्रीन पर देखिए, एक तो ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, इसमें आंसर भी आपके सामने है, ट्राई कीजिएगा। हाफ ऑफ ए क्रॉस बी होता है, थोड़ा मैंने याद दिलाया आपको,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये सॉल्व करना है। ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखा है और दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है, तो एन की वैल्यू, इसको कैसे करेंगे मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ। दो वेक्टर पैरेलल हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट उनका जीरो होगा। क्रॉस प्रोडक्ट जीरो कैसे क्यों होगा भाई? थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो या 180। साइन जीरो हो चाहे साइन 180 हो तो कितनी होती है वैल्यू? जीरो। तो आप दोनों का ए क्रॉस बी करिए, उनको जीरो के इक्वेट कीजिए और एन की वैल्यू फाइंड करिएगा। और नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रहे डॉट प्रोडक्ट से कीजिएगा इसको। फाइन, चलिए इस लेक्चर में अब वेक्टर के बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल में ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल, और जैसे हमने बताया था आपको, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पूरी यूनिट का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो इसके कुछ रिलेशंस हैं, आप उसको याद रखिएगा। मैं आपको याद करा देता हूँ अभी, यू नीड नॉट वरी अबाउट दिस। अब होता क्या ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल? तिर्यक प्रक्षेप गति के अंदर बोर्ड पर एक डायग्राम नजर आ रहा है, ये आपका एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, टू डायमेंशन मोशन का मतलब है आप एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं, मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी यू के साथ में, जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है, ठीक है। इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा यू एक्स, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट क्या होता है? कॉस थीटा, तो क्या कहेंगे आप? यू कॉस थीटा। इसी तरीके से इस u वेक्टर का एक y कंपोनेंट होगा जिसको uy कह सकते हैं आप, और वो क्या होगा? u sin थीटा अवे फ्रॉम थीटा, क्या होता है? sin थीटा, ऐसे याद रखिएगा। फाइन, अब ये कैसा पाथ फॉलो करता है? प्रोजेक्टाइल। तो ये प्रोजेक्टाइल जो पाथ होता है, इंग्लिश में हम इसको ट्रेजेक्टरी कहते हैं, कि कौन से पाथ से पास ऑन होगा, इसका इक्वेशन। तो स्क्रीन पर देखिए आप और मेमोराइज रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, बिंदु पथ का समीकरण, याद ही रहना चाहिए आपको। एवरीबॉडी लुक, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर ओवर 2u² cos स्क्वायर थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट कैरी द मीनिंग कि कितनी देर तक ये अपनी फ्लाइट में रहा, कितना टाइम इसने लिया, कितना टाइम इस फ्लाइट में रहा ये, वो टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है। फॉर्मूला याद रखेंगे, 2u sin थीटा बाई जी। हॉरिजॉन्टल रेंज, क्षैतिज परास r u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। मैक्सिमम हाइट h इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। अगर कोई फिर भी डाउट आता है याद रखने में, तो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। लुक, वन डायमेंशन मोशन में जो भी हमने पढ़ा था, जो भी स्टडी किया था, लर्न किया था, ये बने कैसे हैं? याद करो, किसी भी बॉल को जैसे हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो ऊपर जाकर वापस आने में कितना टाइम लेती है? 2u/g का। यहाँ y कंपोनेंट ले लें अपन, और y कंपोनेंट मैंने क्या बताया था यहाँ पर? u sin थीटा। तो यहाँ पुट कर देंगे आप uy की जगह u sin थीटा, तो इक्वेशन बन जाएगा। अभी वन डायमेंशन का इक्वेशन था 2u/g, हाँ, u sin थीटा। इसी तरीके से सारे बच्चे याद करें, मैक्सिमम हाइट क्या वन डायमेंशन में ऐसा था आपका? u स्क्वायर बाई 2g। किसी बॉल को ऊपर की ओर ग्रेविटेशनल फील्ड में यदि हम थ्रो करते हैं, तो ये y कंपोनेंट ले लिया हमने यहाँ पर, और y की वैल्यू रखेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, व्हाट अबाउट दिस हॉरिजॉन्टल रेंज r? इसका मीनिंग क्या है? पहले इस डायग्राम को देखो। ये हॉरिजॉन्टली ठीक है कि ये एयर में इसने ये पैराबोलिक पाथ फॉलो किया है, लेकिन हॉरिजॉन्टली कितना दूर गया है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, ये इसको कहा जा रहा है हॉरिजॉन्टल रेंज आर। प्रोजेक्टाइल में एक बात इंपॉर्टेंस रखती है, ध्यान रखने वाली है, क्या कि इसका जो एक्स कंपोनेंट होता है इट इज रिमेन कांस्टेंट।
ये कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? कांस्टेंट। मीन्स कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, जो भी एक्सेलरेशन है वो केवल वाई डायरेक्शन में है, ग्रेविटेशनल फील्ड परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड, जी तो डाउनवर्ड ही होता है। क्या इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन होता है? नहीं होता है। ए वाई की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो इट्स अ डिस्टेंस ओनली, और डिस्टेंस को क्या कहेंगे फिर? स्पीड इनटू टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। जब एक्सेलरेशन नहीं है आपको क्या करने का है? स्पीड एक्स डायरेक्शन में कितना? यू एक्स, टाइम फ्लाइट के इक्वल। यू एक्स कितना था? यू कॉस थीटा, इज इट? टाइम ऑफ फ्लाइट अभी मैंने बताया आपको, तो यू साइन थीटा बाई जी। आप इसको सॉल्व कर लीजिए और देखिए वही रिलेशन आ रहा है जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। भाई 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या बन जाएगा? साइन 2 थीटा, और यू कितना हो जाएगा? यू स्क्वायर। नहीं तो ये इक्वेशन क्या ये वाला बन जाने वाला है? इज इट? कैसे बनी है ये? और ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन आप याद रखिएगा, अभी हम लोग डराइव नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना? आपको डराइव करना है। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें। स्क्रीन पे क्वेश्चन है आपके सामने, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। आप गो थ्रू हो जाइए एवरीबॉडी, जब भी क्वेश्चन आए तो सब लोग ध्यान से देख लेंगे उसको। क्वेश्चन क्या है भाई कि एक वाटर स्ट्रीम है हमारे पास में, एक वाटर स्ट्रीम पानी की धारा हॉज पाइप से 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो की जा रही है। हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है? यहाँ पर हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है भाई? 60 डिग्री। और जाकर वो स्ट्राइक करती है इस वॉल से, बॉल आगे पीछे नहीं जाएगी ऑफ कोर्स। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो रेड इंक से मैंने दिखाया है कि दीवार को कितनी ऊंचाई तक ये वाटर स्ट्रीम में गीला कर देगी, वाई की वैल्यू चाहिए। तो ऑफ कोर्स ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट मेरे को निकालना है, ये पॉइंट निकालना है मेरे को। तो ये है तो आपका ट्रेजेक्टरी बनी, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हम फॉलो कर लें। क्या कर रहे हैं? यूजिंग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। वो क्या था अभी मैंने बताया, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी ओवर 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर। तो इसमें हम वैल्यूज रखेंगे ध्यान से। x दीवार का वॉल का डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर, तो यहाँ 10 रखिए। एंगल कितना दे रखा है? 60 डिग्री। जी की वैल्यू 10 ले लीजिए। 2 इनिशियल वेलोसिटी कितना दे रखा है? 20 यू स्क्वायर है ना। कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि 60 डिग्री, कॉस 60 कितना होता है एवरीबॉडी यू नो? 1/2। और साथ में ऊपर न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर और है। एक्स का मतलब यहाँ पर क्या है? डिस्टेंस, वॉल का डिस्टेंस कितना है? वो 10। तो यहाँ 10 कर दें इसका स्क्वायर, राइट। एक स्क्वायर में आप चाहें तो ये 0 कैंसिल कर सकते हैं, नहीं ये वाले स्क्वायर, it's your choice, it's not very important thing। 10 it is 10 मल्टीप्लाई बाई 10 60 कितना होता है भाई? √3। याद रखेंगे आप। ये 2 से ये कैंसिल कर देता हूँ, ये 5 हो गए। और डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर, ये 1/4 होगा। तो ये मेरे पास 2 बच गया। एक बार इसको चेक कर ले दोबारा से। x 10 दे रखा है, थीटा कितना है? 60 डिग्री। हमेशा चेक कर ले कोई भी थोड़ा सा डाउट लगता है तो। जी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 10।
ले सकते हैं अपन। एक्स की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर हो गया, नीचे है 2 यू स्क्वायर, यू कितना है हमारे पास 20 दैट स्क्वायर, कॉस 60, कॉस 60 कितना होता है 1/2 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ देखने वाली बात है, ये 2 से ये 5 हो गया, यहाँ देखिए ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है 2 नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो 2 का स्क्वायर है, तो ये 4 होगा ना, तो 4 है तो 4 पूरा कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो ये केवल 5 बचेगा। चेक करो कैसे किया हमने इसको, देखिए ये 2 का स्क्वायर था, ये भी 2 का स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, तो सिंपली हमारे पास एक 5 बच रहा है यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं, 10√3 को हम ले सकते हैं 1.732 -5 नहीं, ये हो गया 17.32 -5, तो व्हाट कम्स आउट टू बी 12.32 मीटर, इज इट। तो इस दीवार को कितनी हाइट तक ये गिला करेगा 12.32 मीटर, ये सुनो क्लियर हुई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है, एवरीबॉडी इंग्लिश में भी है हिंदी में भी, तो यू जस्ट गो थ्रू। क्वेश्चन क्या है, इन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंड मैक्सिमम नॉन रेंज, एच और आर में एक रिलेशन दे रखा है, क्या रिलेशन मेरे पास, एच इक्वल टू आर बाई टू, एच और आर के फॉर्मूले हमने कहा याद रखेंगे काम में आएंगे। इफ यूज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड द हॉरिजॉन्टल रेंज, तो क्वेश्चन ये है यदि एच आर बाई टू के इक्वल हो तो आर की वैल्यू निकालना है, ये क्वेश्चन है। तो एक ही क्वेश्चन में काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले एक तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन गिवन नहीं है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए एक टेक्निक लगाइए, tan थीटा क्या होता है 4h और r, याद रखेंगे वैल्यू रखते हैं 4/r, h की वैल्यू क्वेश्चन में हमारे पास कितनी है r/2, तो इससे केवल हमारे पास क्या बचेगा 2, इसको मैं ऐसे भी लिखूं तो चलेगा नहीं, तो यहाँ से आप बनाइए एक ट्राइंगल, जैसे थीटा पता लगे आपको, राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं एक, राइट एंगल ट्राइंगल एक समकोणीय त्रिभुज एक, राइट। अब tan थीटा परपेंडिकुलर बेस होता है, लंब बटा आधार, यानी बच्चों ये तो 2 और ये कितना हुआ 1 हुआ, तो क्या मैं ये साइड निकाल सकता हूँ इसकी, कैसे निकालेंगे 2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर कितना हो गया 4, यानी मेरे पास हाइपोटेनियस यानी कर्ण की वैल्यू हो गई 5। इससे क्या फ़ायदा होगा, क्यों कर रहे हैं ये हम ऐसा, इससे साइन थीटा कॉस थीटा दोनों की वैल्यू मेरे पास आ गई, साइन थीटा परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेनियस यानी 2/5, इज इट, कॉस थीटा बेस और हाइपोटेनियस आधार बटा 1/5। हमको चाहिए क्या इस क्वेश्चन में, रेंज की वैल्यू चाहिए, रेंज आर, फॉर्मूला डिस्कस किया था अपन ने, यू स्क्वायर याद रखने हैं सर, साइन 2 थीटा बाई जी था। अब आप एक काम कीजिए, यू को नहीं डिस्टर्ब करना है, क्वेश्चन में गिवन है, साइन 2 थीटा को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, ये भी काम में आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अब आपका ऑब्जेक्ट केवल इनकी वैल्यूज रखना है, कुछ नहीं, यू स्क्वायर बाई जी 2, साइन थीटा कितना है 2/5, कॉस थीटा कितना है 1/5, अच्छे से रिवाइज कीजिए मेरे साथ साथ हर यूनिट को।
तो इसको अपन सॉल्व कर लें। ऊपर कितना हो गया है 4, नीचे √5 कितना हो गया भाई 5, और जी बस ऑप्शन में यही है हमारे पास में, तो ये आंसर क्या है Z। क्लियर है सबको? अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, स्क्रीन पर देख लीजिए आप, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी आपके पास। गो थ्रू हो जाइए क्वेश्चन को, चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए जैसे मैंने पहले बताया, या बाद में रिमाइंड करके इसको सॉल्व कीजिएगा, लेकिन सॉल्व जरूर करना है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। कोई डाउट आता है मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब प्रोजेक्टाइल का दूसरा पार्ट है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जैसे मैंने बताया प्रोजेक्टाइल पर मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, वहाँ मेरा मतलब यही था ऑब्लिक एंड हॉरिजॉन्टल दोनों को मिला के। तो चलिए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की बात करें। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में क्या करते हैं, पर्टिकुलर किसी एक हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर। तो स्क्रीन पर एक डायग्राम आपको नजर आ रहा है, देखिए उसको ध्यान से, क्या हो रहा है इसमें। ये दो एक्सेस दिखाए गए हैं, ये एक्स एक्सेस कह देते हैं और इसे वाई एक्सेस कह देते हैं। ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है जहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी कि एक्स डायरेक्शन के अंदर। तो ठीक है, आपने एक स्पीड दी यू, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में अनडाउटली एक एक्सेलरेशन काम करता है। कौन सा होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी की वजह से पुल होता है डाउनवर्ड, और स्पीड की वजह से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। और अल्टीमेटली इसका पाथ होता है प्रोजेक्टाइल, ये जो आपको दिखाई दे रहा है। इसका इक्वेशन आपको याद रखना है प्रोजेक्टाइल का, y इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर और टू स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कहलाता है। लेकिन इसका इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, लेकिन क्या चीज़, देखिए वैसे एग्जाम में जो चीज़ आ जाती है वही इंपॉर्टेंस है, लेकिन पुराना जो रिकॉर्ड है क्वेश्चंस का उनको देखते हुए हम बात करते हैं। हाँ, टाइम ऑफ फ्लाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज इसका इंपॉर्टेंस रखता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आप याद रखेंगे एवरीबॉडी, t इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2h/g। h का मतलब कितनी हाइट से आपने इसको थ्रो किया, r का मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज यानी कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कितनी दूर जाकर इसने स्ट्राइक किया है, राइट। तो चलो इसको रिवाइज करते हैं, पक्का करते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ द क्वेश्चन है, जैसा पूछा जाता है एग्जाम में। स्क्रीन पर आपके सामने दिखाई दे रहा है, एवरीबॉडी गो थ्रू द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो दिमाग में जाएगा, और क्वेश्चन समझ में आ गया तो सही होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इंग्लिश में भी है आपके पास में, ए बॉम्ब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एन एरोप्लेन व्हेन इट इज डायरेक्टली अबव ए टारगेट एट ए हाइट ऑफ 1000 मीटर। 1000 मीटर की हाइट पर एक आपके पास में एरोप्लेन उड़ रहा है, उसके नीचे जस्ट नीचे एक टारगेट है, उस पर एक बम गिराया जाता है। The aeroplane is moving horizontally with a speed of 1260 km per hour. 1260 km per hour से एरोप्लेन उड़ रहा था। How much distance will the bomb miss the target? सबसे पहले मूविंग सिस्टम से कोई चीज गिराई जाती है, चाहे उसको स्पीड दें या नहीं दें। सपोज नहीं दी है, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर, तो सिस्टम की जो वेलोसिटी है वो उसको मिलेगी। क्यों? मोशन ऑफ इनर्शिया, जैसे कि हम नेक्स्ट यूनिट में ये सब चीजें बात करेंगे वैसे न्यूटन्स लॉ में। लेकिन एरोप्लेन जिस स्पीड से जा रहा था, बम भी उसी स्पीड से जा रहा था, तो बम का भी इनिशियल वेलोसिटी कितना हुआ 1260 किलोमीटर पर आवर, राइट। ओके, और फिर हम रेंज का फॉर्मूला लगा देंगे इसमें। स्टार्ट करते हैं बात को। सबसे पहले बम की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो इतनी होगी, कितनी? 1260 किलोमीटर पर आवर। अब याद रहे मीटर पर सेकंड में हमें इसे चेंज करना है, तो चलो सबसे पहले ये काम कर लेते हैं। 1260 शॉर्ट के अंदर याद रखें कुछ टेक्निक्स, 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये 7 टाइम चला जाएगा आपको, तो ये 350 हो गया मीटर पर सेकंड। ठीक है, फाइन। अब
क्वेश्चन क्या था उस पर आइए। क्वेश्चन था हमारा कि 1000 मीटर की हाइट पर एक एरोप्लेन है, राइट। तो मान लीजिए बम, इसका स्पीड हमारे पास आ गया यू, और यहाँ से हमारे पास में ठीक इसके नीचे एक टारगेट है यहाँ पे, दिस इज योर टारगेट जिसपे बम गिराना था, लेकिन बम के पास इनिशियल वेलोसिटी था, तो अब ये ठीक टारगेट को स्ट्राइक नहीं करेगा, यू की वजह से आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ऐसे, और जी इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करेगा, और इसका मोशन कैसा होगा, एक प्रोजेक्टाइल, यस और नो, इट मिस द टारगेट। कितना मिस कर जाएगा, कितना दूर जाके गिरेगा, अपने हॉरिजॉन्टल रेंज के इक्वल। तो अल्टीमेटली हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, वही आर की वैल्यू, और आर मैंने बताया आपको, याद रखें यू स्क्वायर रूट ऑफ 2h/g, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यू स्क्वायर रूट ऑफ 2h/g, यू की वैल्यू हमने निकाला 350, तो एच कितना है भाई क्वेश्चन में, 1000 मीटर, जी मैं 9.8 ले लूँ, ये सब कन्वीनियंस पे डिपेंड करता है कैलकुलेशन की, और क्वेश्चन है। ये डेसिमल हम हटा सकते हैं यहाँ से, 350 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट में, ये 2 से मैं कैंसिल कर दूँ, फिर हटाते हैं, कितना आएगा 4.9, डेसिमल हटाया ऊपर तो 10,000 हो जाएगा, नीचे आ गया 49। अब देखिए स्क्वायर रूट लेना आसान हो गया, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई बताओ, 10,000 का स्क्वायर रूट कितना होता है, कितना 100, एक डेसिमल हटाया तो ये 10,000 हो गया ना, 100, ये कितना हो गया 7। अब देखिए हमारे लिए फायदा हो गया, 7 की टेबल से आप कैंसिल कर सकते हैं उसको, कितना आएगा 5, तो ये कितना आ रहा है भाई 5000 मीटर, यानी 5 किलोमीटर, इज इट। तो ये बम कितना मिस कर जाएगा टारगेट को, 5 किलोमीटर, इज इट। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, स्क्रीन पर नजर आ रहा है, पढ़ लीजिए आप, और इसको बाद में सॉल्व कीजिएगा, स्केच शॉट ले लीजिए इसका, ले लिया। अब इस यूनिट का लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म ही क्यों, सर्कुलर मोशन को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म वो मोशन जिसका में स्पीड कांस्टेंट रहता है, नॉन यूनिफॉर्म जिसमें कि टेंजेंशियल स्पीड है उसका कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो जब स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगा तो उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा, वो नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगा। ये आगे डिस्कशन होगा आगे यूनिट्स में, इसमें हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को लिया करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखिए स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है एक सर्कुलर मोशन, इस सर्कल मोशन में ये जो वेक्टर है आपका टेंजेंशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। मान लीजिए कोई वेलोसिटी इसका भी, ये सर्कल का सेंटर, जहाँ एक सेंट्रीपिटल फोर्स होना जरूरी है, दो चीजें जरूरी। अब इसमें कुछ फिजिकल क्वांटिटी जिसका कि हमें ध्यान रखने का है, आपके सामने स्क्रीन पर है, समराइज करके मैंने रखा है टेबल में, जैसे कि आपको ध्यान रखना है जी हो, फास्ट रिवीजन हो जाए हमारा एक जेट। तो सबसे पहले एक तो रिलेशन, इंग्लिश हिंदी दोनों में है आपकी सुविधा के लिए।
सब आप जानते हैं एंगल इक्वल टू आर्क ओवर रेडियस, थीटा इक्वल टू एस बाई आर, थीटा इक्वल टू एस बाई आर। तो यहां से एस इक्वल टू थीटा, थीटा इंटू आर, ये याद रखेंगे। एस हमारा कहलाता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, थीटा कहलाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, जब कोई पार्टिकल एक सर्किल के अंदर रिवॉल्व करता है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 2 पाई आर। तो एस की वैल्यू कितनी है, एस की वैल्यू कितनी होगी, 2 पाई आर। इज इट, एस की वैल्यू कितना, 2 पाई आर, याद रखेंगे आप। एक साइकिल को पूरा करने में कितना टाइम लेता है, टी, ठीक है। और 1 सेकंड में कितने टर्न पूरा करता है उसको हम कहते हैं लीनियर फ्रीक्वेंसी। रिलेशन क्या होता है, ए इक्वल टू एफ इक्वल टू 1 बाई टी। पढ़ते चलिए, सब कुछ अवेलेबल है आपके लिए क्लियरली। ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं हम लोग, समटाइम एंगुलर स्पीड भी कह देते हैं। डेफिनेशन क्या होता है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, समय के साथ कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर। और डी थीटा की बात करें, एक साइकिल अगर वो पूरा करता है, एक चक्र, तो कितना एंगल टर्न करेगा, 2 पाई। और अभी हमने बात की कि एक टर्न को पूरा करने में कितना टाइम लेता है, टी के, 2 पाई बाई टी रख दें। 1 बाई टी किसके इक्वल था, 1 बाई एफ। तो ओमेगा की जो वैल्यू होगी माय डियर फ्रेंड्स किसके इक्वल होगा, 2 बाई एफ। याद रखेंगे इस रिलेशन को। इसमें जो टेंजेंशियल स्पीड थी v, उसको फाइंड करते हैं ना, s बाई टी। सिंपल फॉर्मूला है, डिस्टेंस बाई टाइम। s अभी बात की कि अगर एक राउंड ले लेता है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, कितना, 2 पाई आर। सेट 2 पाई आर। तो अगर इसने 2 पाई डिस्टेंस ट्रेवल किया है और टाइम लिया कितना, t, और 2 पाई बाई टी क्या था, ओमेगा आर, तो मेरे पास एक रिलेशन आ गया भाई, v इक्वल टू ओमेगा आर। इज इट। और वेक्टर में आपको ध्यान है कैसे लिखते थे, ओमेगा क्रॉस आर, राइट, फाइन। सर्कुलर मोशन के लिए जरूरी है एक सेंट्रिपेटल फोर्स, और फोर्स एवरीबॉडी यू नो, मास इनटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान इनटू त्वरण होता है। इसको हम कहते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण या सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन। इसकी वैल्यू v स्क्वायर बाई आर याद रखनी है आपको, रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। तो देख लीजिए, एफ सी इज एम ए सी, और ए सी की वैल्यू जो है, v की वैल्यू आप ओमेगा रख दें तो ओमेगा स्क्वायर आर भी आ जाएगी। तो एम आइदर एम ओमेगा स्क्वायर आर और एम वी स्क्वायर बाई आर यूज करना है आपको। एक क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, इसको डिस्कस करते हैं अपन। एवरीबॉडी गो थ्रू द क्वेश्चन, सो गो थ्रू जाइए, इंग्लिश में भी है हिंदी में भी है, ध्यान से। If the radii of the circle of path of the two particles of same masses equal है, देखिए ये चीजें इंपॉर्टेंस रखती है, what given in the problem actually, same masses, द्रव्यमान समान है, समान द्रव्यमान, एक ही द्रव्यमान, है ना, ध्यान रखिएगा, काम में लेंगे इन बातों को। और रेडियाई यानी उनकी त्रिज्याओं का जो अनुपात है वो 1:2 में रखा है। तो समान अभिकेंद्री बल के लिए चालक अनुपात क्या होगा। अभी अभी हमने डिस्कस किया सेंट्रल फोर्स का फॉर्मूला क्या था, याद करो, एम वी स्क्वायर बाई आर। यहाँ से चल रहे, क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों का जो एफ सी है वो इक्वल होना चाहिए, एम वी स्क्वायर बाई आर। मास तो इक्वल है लेकिन स्पीड अलग और रेडियस अलग है, तो ऐसे चल रहे हैं। इज इट, एम से एम कैंसिल हो गया यहाँ पर, v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई v2 स्क्वायर इज इक्वल टू r1 बाई r2। इज इट, r ये कितना है, 1/2। अच्छा भाई, आपने को क्या चाहिए इसके अंदर, v1 बाई v2 की वैल्यू, तो स्क्वायर रूट ले लें, v1 डिवाइडेड बाई v2।
is square root of 1 by 2. 1 का square root 1 and this is root 2. तो इट्स डिपेंड ऑन द ऑप्शंस कि किस तरीके से गिवन है क्वेश्चन के अंदर, इट में हैपन कैसा हो। तो आपका आंसर क्या होगा 1:√2 इज इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्क्रीन पर आपके लिए है इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, जस्ट गो थ्रू एवरीबॉडी। ए पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन के अंदर एक्स वाई ताल में एक कण चल रहा है, लेकिन वो फॉलो करता है यहाँ पे कैसे चलता है वो x is equal to a sin omega t and whereas y equal to a cos omega t। पढ़ लिया सभी ने? तो क्वेश्चन ये है उसका पाथ कैसा होगा। देखिए पाथ हमेशा फिजिक्स में ध्यान रहे इक्वेशन से पता लगता है, ध्यान रहे इक्वेशन से पता लगता है, और इक्वेशन टू डायमेंशनल इक्वेशन x और y में एक रिलेशन होगा, x एंड y में एक रिलेशन होगा। तो मैंने यहाँ एक टेक्निक बता दिया आपको कि कभी भी कोई क्वेश्चन फिजिक्स में आता है और पाथ पता करना है तो आपको क्या करना है, x y में एक फंक्शन पता करना है, एक रिलेशन पता करना है आपको। तो आपके पास दो इक्वेशंस हैं, तो क्या मैं ऐसे लिखता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूँ भाई x/a इक्वल टू साइन ओमेगा टी, कैन आई, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। क्या दूसरी इक्वेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ y/a इक्वल टू कॉस ओमेगा टी, लिख सकते हैं, यस और नो। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर आपने कैसे इसको ऐसे क्यों लिखा, तो भाई एनी हाउ आई हैव टू मैनेज एक्स एंड वाई, एक्स और वाई में एक रिलेशन मेरे को फाइंड करना है, राइट। एक्स में साइन आ रहा है, वाई में कॉस आ रहा है, तो दोनों को अगर मेरे को ये बाकी नहीं चाहिए, एक्स और वाई में रिलेशन चाहिए, टी नहीं चाहिए, तो उसको एलिमिनेट करना है, तो साइन और कॉस को कैसे एलिमिनेट करें। एवरीबॉडी यू नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो ये दिमाग में आनी चाहिए बात, राइट। तो अब अपन इसको सॉल्व कर ले आगे। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर, तो एक काम करते हैं ना, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करते हैं। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में देखा तो एस स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हुआ और हुआ वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में देखा तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस ऑफ स्क्वायर ओमेगा टी, इज इट। और ये कितना हो जाएगा 1, इसका एलसीएम ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1 आया ना। तो यहाँ से होगा क्या मेरे पास में, थोड़ा स्पेस क्रिएट कर लें, इट्स एनफ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया ए स्क्वायर, ये सो। ये जो आपको आ रहा है रिलेशन किसका इक्वेशन है, सर्कल का, सर्कल का। अब यहाँ भी हम एक बात कहना चाहेंगे, आपको ध्यान रखना है ये इक्वेशंस, इसी से तो पता लगेगा, ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा याद दिलाता हूँ आपको। कुछ इक्वेशंस आप याद रखिए, जनरल इक्वेशन ऐसे तो बहुत हो सकती हैं। अगर इक्वेशन आपके पास कुछ आ रहा है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, किसका इक्वेशन है याद करिए, बताओ मुझे, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा, किसका है, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। तो अगर कोई इस तरीके से फॉलो करेगा एक्स और वाई के अंदर रिलेशन, तो स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट करेगा, राइट। वाई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एक्स, एक्स स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू वाई, कुछ ऐसा आ रहा है तो किसके अंदर आएगा, पैराबोला। प्रोजेक्टाइल में देखा था हमने, y प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर x रेज़ टू पावर n, कुछ ऐसा है तो हाइपरबोलिक, अतिपरवलय, सुन रहे हैं ध्यान से।
और अभी अभी हमने जो डिस्कस किया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कोई रेडियस का स्क्वायर आर स्क्वायर या ए स्क्वायर, किसका होता है सर्कल, किसका सर्कल वृत्त, पार्टिकल किस में चलेगा वृत्त में चलेगा, ध्यान रहे। वन मोर जो फिजिक्स में हमारे काम में आता है उसको मैं एक बार रिवाइज करवा दूं। कुछ इक्वेशन ऐसा आ रहा है जो हमारे काम में आती है, हम उनकी बात कर रहे हैं, ये मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसा। तो बताइए किसका है ये एलिप्स, किसका है भाई एलिप्स, तो पार्टिकल एलिप्स में चलेगा। जैसे अर्थ है रिवॉल्व करता है सन की तरफ चारों तरफ, तो इलेप्टिकल होता है वो। हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी वाले बताओ, दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त में मूवमेंट करता है। इज इट यस और नो? अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ध्यान से देख लीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या चीजें हैं थोड़ा सा मैं एक बार आपको बता दूं। एक सर्किल आपको गिवन है, सर्किल में एक टोटल एक्सेलरेशन ये एरो से जो दिखाया गया है वो 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा। ये एंगल है कुछ, दिस इज 60 डिग्री, ये सेंटर, यहाँ होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ध्यान दीजिए अपना टॉपिक एसी, ये टोटल एक्सेलरेशन है इसका। और मैं थोड़ा हिंट भी दे रहा हूँ, एसी क्या होता है वी स्क्वायर भैया। आर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है आपको, कितना है यहाँ पर, ये रेडियस 2.5 ये रख सकते हैं। एसी की वैल्यू आप खुद से फाइंड कीजिएगा और फिर कैलकुलेट कीजिएगा भी। कोई डाउट आता है तो मुझे बताइए। राइट, देखेंगे ध्यान से। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अभी क्या करना है आपको, देखिए हर टॉपिक जो इस यूनिट के अंदर मैंने लिए हैं, लास्ट में कुछ क्वेश्चन लिए आपको रिवीजन के लिए। आप इस वीडियो को रिवाइंड कीजिए, उसमें जो आंसर्ड क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चन का आंसर करने का कोशिश करेंगे आप लोग। कोई प्रॉब्लम आता है कमेंट बॉक्स में दीजिए मुझे, क्वेश्चन नंबर के साथ में अपना व्हाट्सएप नंबर ड्रॉप करेंगे तभी हम दे पाएंगे। टिल देन स्टे ट्यून, सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट बात, कुछ बच्चे पूछते हैं सर वो लिंक नहीं मिल रहा, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे तो उसका लिंक कैसे मिलेगा, तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए आप लोग, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में जिससे कि उनका भी रिवीजन होता रहे, और भूलेंगे नहीं लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर किसका होगा भाई, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, उसमें थोड़ा डाउट रहता तो उसमें कुछ टिप्स एक्स्ट्रा देंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स। टिल देन स्टे हेल्थी हैप्पी, थैंक यू वेरी मच।